नमस्कार दोस्तों, रतन जीएस क्लासेस में एक बार फिर से आप सभी का तहे दिल से हार्दिक हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। दोस्तों, बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग अर्थात बीपीएसएससी के द्वारा जो बिहार दरोगा पुलिस अवर निरीक्षक की परीक्षा आयोजित करवाई गई है बिहार पुलिस सब इंस्पेक्टर की, उसके क्वेश्चन बैंक को हम लोग देख रहे हैं। और अभी तक इस श्रृंखला में दोस्तों हम लोग क्वेश्चन बैंक के इस श्रृंखला में प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा को देखते हुए अभी तक हम लोगों ने 7 सेट को कंप्लीट कर चुके हैं और इस वीडियो में हम लोग 8वें सेट को देखेंगे। और इस क्वेश्चन बैंक के अंतर्गत हम लोग दोस्तों देख रहे हैं पुलिस अवर निरीक्षक अर्थात पुलिस सब इंस्पेक्टर, उसके बाद में प्रवर्तन अवर निरीक्षक, इन्फोर्समेंट सब इंस्पेक्टर, उत्पाद अवर निरीक्षक अर्थात एक्साइज सब इंस्पेक्टर के जितने भी एग्जाम कंडक्ट करवाए गए हैं उनके प्रश्न पत्र को देख रहे हैं। दोस्तों आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले हम लोग इसके विषय सूची को देख लेते हैं। विषय सूची को देखने से ये पता चलेगा कि हम लोग अभी तक कितने चैप्टर्स को या कितने सेट्स को कवर कर चुके हैं। तो दोस्तों हम लोग इसके पहले कुल मिलाकर बात करें तो 7 सेट को हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं और इस वीडियो में हम लोग 8वें सेट को देखने वाले हैं, जो कि आंसू सहायक अवर निरीक्षक अर्थात स्टेनो असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर की परीक्षा 26 अगस्त 2018 ईस्वी को आयोजित करवाई गई थी, उसके प्रश्न पत्र को हम लोग देखने वाले हैं। दोस्तों इसके पहले की सेट को अभी तक आप लोग अगर नहीं देखे हों तो प्लेलिस्ट में जाकर वहां से आप लोग देख सकते हैं और लाभान्वित हो सकते हैं। तो इस तरीके से बिना विलंब किए हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 8वें सेट को। तो इस तरीके से 8वें सेट का पहला क्वेश्चन जो है वो कह रहा है, अमीर खुसरो निम्नलिखित में से किसके शासनकाल से संबंधित थे। दोस्तों अमीर खुसरो की बात करें तो अमीर खुसरो को ही हिंद का तोता भी कहा जाता था, वे हिंद के तोता के नाम से मशहूर थे। दोस्तों इनका पूरा नाम की बात करें तो इनका पूरा नाम हुआ करता था अबुल हसन यमुनुद्दीन अमीर खुसरो, जिनका जन्म दोस्तों 1253 ईस्वी में हुआ था और मृत्यु 1324 ईस्वी में। और ये दिल्ली के निकट रहने वाले एक प्रमुख कवि हुआ करते थे, ये शायर भी थे और संगीतकार भी थे। और इनका जो शासनकाल था दोस्तों ये रहा था अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में ये रहते थे। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न को, जो कि 2 नंबर प्रश्न कह रहा है, भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी। दोस्तों भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति की बात करें तो वो हुई थी बोध गया में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें, तीसरा नंबर प्रश्न जो कि कह रहा है, राम प्रसाद बिस्मिल का नाम किससे संबद्ध है। दोस्तों नीचे 4 षड्यंत्र दिए हुए हैं और इन चारों षड्यंत्र में से बताना है कि राम प्रसाद बिस्मिल का संबंध किस षड्यंत्र केस से रहा था। तो उनका संबंध रहा था दोस्तों काकोरी षड्यंत्र केस से। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात करें दोस्तों राम प्रसाद बिस्मिल के बारे में तो राम प्रसाद बिस्मिल जो हैं वो काकोरी षड्यंत्र केस के अभियुक्त रहे थे और काकोरी षड्यंत्र में शामिल होने के कारण ही राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी की सजा दे दी गई थी। बिस्मिल जो है वो हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के सदस्य भी थे। इस तरीके से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न को, जो कि 4 नंबर प्रश्न कह रहा है, ओमेगा 3 का वर्ग है। दोस्तों ओमेगा 3 की बात करें तो वो वसीय अम्ल का वर्ग है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं ओमेगा 3 के बारे में। तो ओमेगा वसीय अम्ल होने के साथ साथ यह हृदय के लिए अच्छा होता है और यह जो है दोस्तों यह रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। यह शरीर के मानसिक एवं शारीरिक विकास में भी फायदेमंद होता है। इस तरीके से आगे बढ़ते हैं और 5वें नंबर प्रश्न को देखें, जो कि कह रहा है, कार्बन मोनोऑक्साइड। दोस्तों कार्बन मोनोऑक्साइड विषाक्तन निम्नलिखित में से किसको मुख्यतः प्रभावित करता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों रक्त की ऑक्सीजन को वहन करने की क्षमता को प्रभावित करता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों बात करें कार्बन मोनोऑक्साइड के विषाक्तन के बारे में तो ये मानव शरीर में रक्त की ऑक्सीजन वहन करने की क्षमता को कम कर देता है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 6ठे नंबर प्रश्न को, जो कि कह रहा है, मानव के पाचन तंत्र में पाचन की प्रक्रिया कहाँ से प्रारंभ होती है। दोस्तों मानव के पाचन तंत्र में जो पाचन की प्रक्रिया की बात करें तो वो मुख्य गुहिका से ही प्रारंभ हो जाती है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों मुख में ही आहार जो है वो दांतों के द्वारा चबाकर सूक्ष्म कणों में विभक्त किया जाता है और उनमें लार मिलता रहता है, जिससे कि टॉयलिन नामक एक एंजाइम मिलता है और यह टॉयलिन एंजाइम जो है वो कार्बोहाइड्रेट पर प्रतिक्रिया करती है। इस तरीके से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 7वें नंबर प्रश्न को। 7वां नंबर प्रश्न जो कि कह रहा है, कौन सा अम्ल हमारे शरीर में पाचन क्रिया में सहायक है।
दोस्तों पाचन क्रिया में सहायक वाले अम्ल की बात करें तो वो है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों मानव शरीर में पाचन क्रिया में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है वो बहुत ही सहायक होता है। यह हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मानव के शरीर में जठर कोशिकाओं से ही स्रावित होता है। इस तरीके से आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 8वें नंबर प्रश्न को, जो कि कह रहा है निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से रिकेट्स नामक रोग हो जाता है। दोस्तों रिकेट्स किस विटामिन की कमी से होती है, इसके लिए देखते हैं हम लोग इसके ऑप्शंस को। इस तरीके से दोस्तों रिकेट्स जो है वो विटामिन डी की कमी से हो जाती है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो ये विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होने वाला रोग है वो दोस्तों बच्चों में ही होने वाला रोग है, और बच्चों में विटामिन डी की कमी से ही रिकेट्स या सूखा रोग हो जाता है, जिससे कि इसमें पीड़ित जो बच्चे हैं उसमें कैल्शियम और फास्फोरस को ग्रहण करने की क्षमता घटने लगती है या घट जाती है, जिससे कि हड्डियां कमज़ोर हो जाती है और नरम हो जाती है। इस तरीके से आगे बढ़ते हैं। 9वें नंबर प्रश्न को देखें, जो कि कह रहा है स्थिति विज्ञान अर्थात स्टैटिस्टिक्स निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। दोस्तों ये संबंधित है आंकड़ों के अध्ययन से, अर्थात आंकड़ों के अध्ययन को ही स्थिति विज्ञान कहा जाता है या स्टैटिस्टिक्स कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आगे बढ़ते हैं। 10वें नंबर प्रश्न को देखें, जो कि कह रहा है किस द्रव की उपस्थिति के कारण पौधों का रंग हरा होता है। दोस्तों पौधों का रंग जो हरा होता है वो क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण ही होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसे ही दोस्तों हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट एक प्रकार का कोशिकांग है जो कि पादप कोशिकाओं और शैवालीय कोशिकाओं में पाया जाता है। हरित लवक प्रकाश संश्लेषण के द्वारा प्रकाशीय ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं, और इसका रंग जो है वो इन्हीं पर्णहरित की उपस्थिति के कारण जो प्रकाश संश्लेषण में अति आवश्यक होता है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न को। 11 नंबर प्रश्न, जो कि कह रहा है निम्नलिखित में से किसने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था। दोस्तों तीनों गोलमेज सम्मेलन की बात करें तो वो भीमराव अंबेडकर ही थे जो तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न को, जो कि 12 नंबर प्रश्न है, और प्रश्न कह रहा है इंडियन नेशनल कांग्रेस के 1931 ईस्वी के कराची अधिवेशन की अध्यक्षता निम्नलिखित में से किसने की थी। दोस्तों इंडियन नेशनल कांग्रेस की जो 1931 ईस्वी में कराची का अधिवेशन हुआ था, उस अधिवेशन की अध्यक्षता करने वाले थे सरदार पटेल। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न को। 13 नंबर प्रश्न, जो कि कह रहा है हम्पी में विजयनगर के भग्नावशेष किसके द्वारा 1800 ईस्वी में प्रकाश में लाए गए। दोस्तों हम्पी में विजयनगर के भग्नावशेष जो हैं वो 1800 ईस्वी में बात करें तो एंड्रूज फ्रेजर के द्वारा ही प्रकाश में लाया गया था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों बात करें हम्पी के बारे में तो ये तुंगभद्रा नदी के तट पर ही स्थित है हम्पी, जो कि मध्यकालीन हिंदू राज्य विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हुआ करती थी। और दोस्तों यह जो है अब केवल खंडहरों के रूप में ही अवशेषित बच चुकी है, और सन 1800 ईस्वी के आसपास में एंड्रूज फ्रेजर ने ही इसके भग्नावशेष को खोजा था। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न को। 14 नंबर प्रश्न, जो कि कह रहा है पंचायती राज का सबसे मुख्य भाग क्या है। दोस्तों पंचायती राज्य का सबसे मुख्य भाग की बात करें तो वो है ग्राम सभा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ग्राम सभा। इसके बारे में कुछ बात करें दोस्तों तो पंचायती राज व्यवस्था का सबसे मुख्य भाग जो है वो ग्राम सभा को ही कहा जाता है या ग्राम सभा ही है। भारत की पंचायती राज प्रणाली में गांव या छोटे कस्बे के स्तर पर ग्राम सभा होती है, जो कि भारत में स्थानीय स्वशासन का प्रमुख अवयव है। इस तरीके से अगले प्रश्न को देखें। 15 नंबर प्रश्न, जो कि कह रहा है भारत में नए राजनीतिक दल को अनुमति कौन देता है। दोस्तों भारत में नए राजनीतिक दल को अनुमति देने की बात करें तो वो चुनाव आयोग देता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 16 नंबर प्रश्न, जो कि कह रहा है भारत के राष्ट्रपति चुने जाने से पूर्व श्री रामनाथ कोविंद कहाँ के गवर्नर या राज्यपाल हुआ करते थे। दोस्तों देखते हैं इसके ऑप्शंस को। इस तरीके से इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अर्थात वे बिहार के राज्यपाल हुआ करते थे। दोस्तों रामनाथ कोविंद जो कि 20 जुलाई 2017 ईस्वी को भारत के 14वें राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित हुए थे, और इनके जन्म की बात करें तो 1 अक्टूबर 1945 ईस्वी को कानपुर जो कि उत्तर प्रदेश में है वहीं पर हुआ था, और ये राष्ट्रपति बनने से पूर्व या राष्ट्रपति बनने से पहले ये बिहार के राज्यपाल हुआ करते थे या गवर्नर हुआ करते थे।
अगले प्रश्न को देखें 17वें नंबर प्रश्न जो कि कह रहा है भारतीय संविधान के 44वें अनुच्छेद के अनुसार समान संहिता की परिकल्पना निम्नलिखित में से किसके लिए है। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, अर्थात ये नागरिकों के लिए है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। बात करें दोस्तों भारतीय संविधान के अनुच्छेद 44, तो इसके अनुसार राज्य जो है वो भारत के समस्त राज्य क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता प्राप्त करने का या प्राप्त कराने का प्रयास करता है या प्रयास करेगा। इस तरीके से आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 18 नंबर प्रश्न जो कि कह रहा है अगस्त 2017 ईस्वी में भारत के नए उपराष्ट्रपति के रूप में किन्हें चुना गया है। दोस्तों ये 2017 का करंट अफेयर्स के तौर पर प्रश्न पूछा गया था और इसके अनुसार दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अर्थात एम वेंकैया नायडू को चुना गया था। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। 19 नंबर प्रश्न जो कि कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक आदेश किसी व्यक्ति को गैर कानूनी ढंग से बंदी बनाए जाने पर उसकी स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी किया जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, अर्थात बंदी प्रत्यक्षीकरण। दोस्तों बंदी प्रत्यक्षीकरण आदेश की बात करें जिसे कि रीट कहा जाता है, वो किसी व्यक्ति को गैर कानूनी ढंग से बंदी बनाए जाने पर उसकी स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए उच्चतम न्यायालय के द्वारा ही जारी किया जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। 20वें नंबर प्रश्न जो कि कह रहा है भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री निम्नलिखित में से कौन थी। दोस्तों भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री की बात करें तो वो सुचिता कृपलानी हुआ करती थी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों वह बात करें दोस्तों सुचिता कृपलानी के बारे में तो वह एक भारतीय स्वतंत्रता सेनानी एवं राजनीतिज्ञ भी हुआ करती थी। वह 2 अक्टूबर 1963 ईस्वी से 14 मार्च 1967 ईस्वी तक उत्तर प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री रही थी। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। इस तरीके से 21 नंबर प्रश्न जो कि कह रहा है भारत का कोई नागरिक अपनी नागरिकता खो देगा यदि वह, बात करें दोस्तों नागरिकता खोने के संदर्भ में, तो वह भारतीय नागरिकता का परित्याग करता हो तब वो भारत का नागरिकता खो देगा। उसके बाद में बात करें दोस्तों तो वह स्वच्छता से किसी अन्य देश की नागरिकता को प्राप्त कर लेता है तब भी वह अपनी नागरिकता खो देगा। इसके बाद में अगले पॉइंट को देखें, अर्थात अभी तक हम लोगों ने 2 पॉइंट को देखा तो इसके अनुसार से कारक 1 और 2 कथन जो है वो सही हो रहा है। फिलहाल देखते हैं तीसरे कथन को जो कि कह रहा है किसी अन्य देश के नागरिक से विवाह करता हो और चौथा कह रहा है सरकार की आलोचना करता हो। इस प्रकार से 2 कथन सही हो रहा है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अर्थात पहला कथन और दूसरा कथन सही था। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 22 नंबर प्रश्न को जो कि कह रहा है नरसिम्हा कमेटी 1 निम्नलिखित में से किन सुधारों से संबंधित है। दोस्तों बात करें नरसिम्हा कमेटी के बारे में तो वो बैंकिंग संरचना के सुधार से संबंधित है। फिलहाल हम लोग देखते हैं इसके ऑप्शंस को। इस तरीके से इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अर्थात बैंकिंग संरचना सुधार से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 23 नंबर प्रश्न जो कि कह रहा है निम्न में से केंद्र सरकार की कौन सी योजना भारत के मुख्य शहरों के विकास से संबंधित है। दोस्तों बात करें केंद्र सरकार की वह कौन इस योजना है जो भारत के मुख्य शहरों के विकास से संबंधित है, तो वो योजना हो जाएगा दोस्तों अमृत। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा अमृत। बात करें दोस्तों अमृत के बारे में तो ये केंद्र सरकार की योजना है जो कि भारत के मुख्य शहरों के विकास से संबंधित है। दोस्तों अमृत की बात करें तो अमृत का पूरा नाम होता है, ए से हो जाएगा अटल मिशन फॉर। उसके बाद में दोस्तों उसके बाद में आर से बात करें तो आर से हो जाएगा रेजुवेनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। तो ये जो है दोस्तों ये जो सरकार की योजना है वो भारत के मुख्य शहरों के विकास से ही संबंधित है और यह योजना एनडीए सरकार के द्वारा जून 2015 ईस्वी में लाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 24 नंबर प्रश्न जो कि कह रहा है भारत की राजकोषीय नीति किसके द्वारा प्रतिपादित की जाती है। दोस्तों भारत की राजकोषीय नीति की बात करें तो वो प्रतिपादित की जाती है दोस्तों वित्त मंत्रालय के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों राजकोषीय नीति अर्थात फिस्कल पॉलिसी जो है वो उसका अर्थ होता है और ये जो है वो स्थिरीकरण या विकास के लिए सरकार के द्वारा कराधान और सार्वजनिक व्यय का उपयोग करता है और इसे आमतौर पर सरकार की प्राप्तियों के रूप में भी मापा जाता है। यह अधिशेष या घाटे के रूप में होती है। इस तरीके से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न को। 25 नंबर प्रश्न जो कि कह रहा है तालचर कोयले की खान कहाँ पर स्थित है। दोस्तों बात करें तालचर के बारे में तो तालचर जो कोयले की खान है वो अवस्थित है दोस्तों उड़ीसा में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जहाँ पर उड़ीसा में दोस्तों ये अवस्थित है और वहीं पर करहवाड़ी कोयला का परत जो है वो मशहूर है।
आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न को। 26 नंबर प्रश्न जो कि कह रहा है नगर कोझिकोड क्या कहलाता है। दोस्तों कोझिकोड के बारे में बात करें तो वो कालीकट को भी कोझिकोड कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों कोझिकोड जो है वो दक्षिण भारत के केरल राज्य में अरब सागर के दक्षिण पश्चिम तट पर स्थित है और यह बंदरगाह नगर है, अर्थात यहाँ पर बंदरगाह है जिसे कि कालीकट के नाम से भी जाना जाता है। इसके पश्चिम दिशा की बात करें तो इसके पश्चिम दिशा में विस्तृत शांत अरब सागर फैला हुआ है और पूर्व की बात करें तो वहाँ पर वायनाड की पहाड़ियाँ इसकी खूबसूरती में चार चांद लगाती हैं, अर्थात वहाँ पर वायनाड की पहाड़ी है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न को। 27 नंबर प्रश्न जो कि कह रहा है निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सीमाएं भूटान राज्य के साथ नहीं मिलती है। दोस्तों बात करें कि निम्नलिखित में से वो कौन सा भारत का राज्य है जिसकी सीमा भूटान राष्ट्र के साथ नहीं मिलती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों मेघालय, अर्थात भारत का जो मेघालय राज्य है उसकी सीमा दोस्तों भूटान की सीमा से नहीं मिलती है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं दोस्तों इसके कुछ और बारे में। तो भूटान की सीमा को स्पर्श करने वाली अगर भारतीय राज्य के बारे में बात करें तो 4 राज्य हैं जिसमें कि सिक्किम, पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश और असम आते हैं, अर्थात भारत के यही 4 राज्य हैं जो कि भूटान से सीमा साझा करते हैं। इस तरीके से आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। 28 नंबर प्रश्न जो कि कह रहा है किस कारण से दिन और रात होते हैं। दोस्तों दिन और रात होने की बात करें तो वो पृथ्वी के घूर्णन गति के कारण ही होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और परिक्रमण गति की बात करें तो पृथ्वी के परिक्रमण गति के कारण जो है वो मौसम में परिवर्तन होता है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 29 नंबर प्रश्न जो कि कह रहा है निम्नलिखित में से खरीफ की फसल कौन सी है। दोस्तों खरीफ फसल के बारे में बात करें तो वो है बाजरा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों खरीफ फसलों को बोते समय अधिक तापमान एवं आर्द्रता तथा पकने के समय में शुष्क वातावरण की आवश्यकता होती है और उत्तर भारत में इसे जून जुलाई में बोया जाता है और अक्टूबर के आसपास में काट लिया जाता है। दोस्तों धान, मक्का, ज्वार, उसके बाद में बाजरा, मूंगफली और गन्ना, सोयाबीन ये सब जो हैं वो खरीफ की फसल के अंतर्गत आते हैं। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगले प्रश्न को। 30 नंबर प्रश्न जो कि कह रहा है नासा के मानव रहित यान यूनो ने किस ग्रह का परीक्षण किया है। दोस्तों नासा के जो मानव रहित यान है जूनो वो किस ग्रह का परीक्षण किया है, तो वो किया है दोस्तों बृहस्पति ग्रह का परीक्षण। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 31 नंबर प्रश्न जो कि कह रहा है इलेक्ट्रोएन्थेसेलोग्राम निम्न में से किसकी निगरानी के लिए उपयोग होता है। दोस्तों इसका उपयोग किया जाता है मस्तिष्क के निगरानी के लिए। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 32 नंबर प्रश्न जो कि कह रहा है शरीर का तापक्रम नियंत्रित करता है। दोस्तों शरीर का तापक्रम जो है वो हाइपोथैलेमस नियंत्रित करता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात करें दोस्तों तो मानव शरीर का तापक्रम जो है वो सामान्यतः 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। ये सामान्यतः इतना रहना चाहिए। दोस्तों मानव शरीर के तापक्रम को स्थिर बनाए रखने का कारण शरीर में तापक्रम नियंत्रण की एक यांत्रिक जैविक प्रणाली का कार्य करना है और मस्तिष्क का जो हाइपोथैलेमस भाग है वो वहीं इस प्रक्रिया को संपादित करता है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न को। 33 नंबर प्रश्न जो कि कह रहा है सही कथन का चुनाव करना है। दोस्तों सही कथन के चुनाव की बात करें तो पहला कथन कह रहा है लाल प्रकाश का तरंगदैर्घ्य बैंगनी प्रकाश से कम है, जो कि गलत कथन है। और अगला कथन कह रहा है लाल प्रकाश का तरंगदैर्घ्य बैंगनी प्रकाश से ज़्यादा है। ये कथन जो है वो बिल्कुल सही है। इस तरीके से ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। फिलहाल आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इस तरीके से 34 नंबर प्रश्न को देखें जो कि कह रहा है 40 डिग्री सेल्सियस का मान फ़ारेनहाइट स्केल में कितना होगा। दोस्तों 40 डिग्री सेल्सियस की बात करें तो फ़ारेनहाइट में उसका मान जो है वो हो जाएगा दोस्तों 104 डिग्री फ़ारेनहाइट। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 35वें नंबर प्रश्न को जो कि कह रहा है विद्युत शक्ति की इकाई है। दोस्तों विद्युत शक्ति की इकाई की बात करें तो वो है वाट। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक या एसआई यूनिट जो है वो वाट ही होता है और विद्युत शक्ति बराबर होता है कार्य बटा समय। इस तरीके से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न को। 36 नंबर प्रश्न जो कि कह रहा है विद्युत मोटर में। दोस्तों विद्युत मोटर में क्या होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात करें दोस्तों तो विद्युत मोटर में विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदला जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 37 नंबर प्रश्न जो कि कह रहा है मानव शरीर में होता है। दोस्तों मानव शरीर में की बात करें तो मानव शरीर में लगभग 70% केवल पानी होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं 38 नंबर प्रश्न, जो कि कह रहा है विद्युत धारा निम्न में से किस उपकरण से नापी जाती है। दोस्तों विद्युत धारा जो है उसको नापने वाला जो उपकरण है वह है दोस्तों एमीटर। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा, एमीटर। वहीं बात करें दोस्तों पोटेंशियोमीटर, जो किसी स्केल के ईएमएफ का तापमान करने वाला उपकरण है। इस तरीके से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न को, 39 नंबर प्रश्न, जो कि कह रहा है निम्न खनिजों में से किस खनिज के उत्पादन में भारत विश्व में अग्रणी है। दोस्तों वो खनिज है चादरी अभ्रक। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 40 नंबर, जो कि कह रहा है आइंस्टीन को नोबेल प्राइज किस कार्य पर मिला था। दोस्तों अल्बर्ट आइंस्टीन को जो है वो नोबेल प्राइज मिला हुआ था और वो मिला हुआ था प्रकाश विद्युत प्रभाव के कार्य पर। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। बात करें दोस्तों अल्बर्ट आइंस्टीन के बारे में, तो अल्बर्ट आइंस्टीन को प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या एवं इसके नियम को प्रतिपादित करने के लिए ही 1921 ईस्वी में भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। अगला प्रश्न को देखते हैं 41 नंबर प्रश्न, जो कि कह रहा है कोशिका का शक्ति स्रोत क्या होता है। दोस्तों कोशिका का शक्ति स्रोत जो है वो हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। इस तरीके से दोस्तों बात करें माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में, तो उसे कोशिका का ऊर्जा गृह भी कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न को, 42 नंबर प्रश्न, जो कि कह रहा है एड्स निम्न कारणों में से किसके द्वारा होता है। दोस्तों एड्स की बात करें तो वो विषाणु के कारण होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और वो विषाणु जो है वो HIV नामक विषाणु होता है, जो कि यौन संक्रमण से ही फैलता है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न को, 43 नंबर प्रश्न, जो कि कह रहा है आर्द्रता किस उपकरण से मापी जाती है। दोस्तों आर्द्रता मापने वाले उपकरण की बात करें तो वो हाइग्रोमीटर होता है, जिससे कि आर्द्रता की माप की जाती है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 44 नंबर प्रश्न, जो कि कह रहा है दाब की इकाई क्या है। दोस्तों दाब की इकाई जो है वो न्यूटन प्रति वर्ग मीटर है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। इस तरीके से बात करते हैं 45 नंबर प्रश्न, जो कि कह रहा है भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। दोस्तों भारत में बात करें पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य के बारे में, तो वो प्राप्त हुआ है दोस्तों मेहरगढ़ से। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों मेहरगढ़ जो है वो पाकिस्तान के बलूचिस्तान में स्थित है और पुरातात्विक दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण एक स्थान है। यहाँ पर खुदाई में प्राचीनतम कृषि एवं पशुपालन से संबंधित साक्ष्यों के अलावा नवपाषाण युग में बहुत सारे अवशेष भी मिले हुए हैं। इस तरीके से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न को, 46 नंबर प्रश्न, जो कि कह रहा है भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगति हुई थी। दोस्तों जब भगवान बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ था उसके बाद पहली बौद्ध संगीति की बात करें तो वो हुई थी दोस्तों राजगृह, जो कि राजगीर में है, राजगीर में हुई थी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात करें दोस्तों प्रथम बौद्ध संगीति के बारे में, तो ये संगीति जो है वो गौतम बुद्ध की मृत्यु अर्थात महापरिनिर्वाण के बाद में ही 483 ईस्वी पूर्व में अजातशत्रु के शासनकाल में हुआ था और महाकश्यप की अध्यक्षता में राजगृह में स्थित सप्तकर्णी या सप्तपर्णी का जो गुफा है उसी में संपन्न हुई थी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं 47 नंबर प्रश्न, जो कि कह रहा है एक भारतीय राज्य के रूप में बिहार बना था। दोस्तों एक भारतीय राज्य के बारे में बिहार की बात करें तो वो बना हुआ था 1912 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 48 नंबर प्रश्न, जो कि कह रहा है इनमें से किसने पहली बार यह व्याख्या की कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमने के कारण प्रतिदिन सूर्योदय एवं सूर्यास्त होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों आर्यभट्ट, अर्थात ये व्याख्या जो है वो आर्यभट्ट के द्वारा ही की गई थी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अर्थात आर्यभट्ट ही वो प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने यह व्याख्यान दी थी कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमने के कारण ही, अर्थात पृथ्वी के अपने धुरी पर घूमने के कारण ही प्रतिदिन सूर्योदय एवं सूर्यास्त होता है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं 49 नंबर प्रश्न, जो कि कह रहा है सुवर्ण भूमि का वह राजा कौन था जिसने नालंदा में एक बौद्ध विहार की स्थापना की तथा उसके रख रखाव हेतु अपने दूत द्वारा देवपाल से 5 गांव दान देने के लिए प्रार्थना की थी। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा बालपुत्र देव। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा बालपुत्र देव। बात करें दोस्तों बालपुत्र देव के बारे में, तो ये बंगाल के पाल वंशीय शासक देवपाल ने सुमात्रा एवं लावा से
दोस्तों शैलेंद्र वंशी शासक बालपुत्र देव के द्वारा बनवाए गए बौद्ध विहार के अनुरक्षक के लिए 5 गांव अनुदान में प्रदान किए गए थे। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न को। 50 नंबर प्रश्न जो कि कह रहा है, बिहार में निम्न हिस्सों में से कौन सा हिस्सा भूतात्विक दृष्टि से अपेक्षाकृत पुराना है। दोस्तों वो हिस्सा की बात करें तो वो हिस्सा है खड़गपुर की पहाड़ियाँ, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 51 नंबर प्रश्न जो कि कह रहा है, बिहार पर बख्तियार खिलजी के हमले का पहला विवरण प्राप्त हुआ। दोस्तों बिहार पर जब बख्तियार खिलजी ने अपना पहला आक्रमण किया था तो इसका विवरण जो है वो प्राप्त हुआ था तबकात ए नासिरी से, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात करें दोस्तों बख्तियार खिलजी के बारे में तो ये तुर्क से आया हुआ एक मुस्लिम हमलावर था और जिसकी अगुवाई में मुस्लिम हमलावरों ने 1193 ईस्वी में नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट कर दिया था। और प्रसिद्ध इतिहासकार जो हुआ करते थे वो प्रसिद्ध पर्शियन इतिहासकार जो कि मिनहाजुद्दीन सिराज ने अपनी पुस्तक तबकात ए नासिरी में ही बिहार में उसके हमले के बारे में विस्तार से वर्णन किया है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न को। 52 नंबर प्रश्न जो कि कह रहा है, बिहार का अधिकांश क्षेत्र आच्छादित है। दोस्तों बिहार का जो अधिकांश क्षेत्र किस चीज़ से आच्छादित है इसके बारे में बात करें तो वो अधिकांशतः आच्छादित है दोस्तों कछारी मिट्टी से, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 53 नंबर प्रश्न जो कि कह रहा है, शेख बहाउद्दीन जकारिया किस संप्रदाय के थे। बात करें दोस्तों शेख बहाउद्दीन के बारे में तो वे बात करें दोस्तों सुरहावर्ती संप्रदाय से संबंध रखते थे, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों बात करें हम लोग सुहरावर्ती संप्रदाय और शेख बहाउद्दीन के बारे में तो ये मध्यकालीन सूफियों में सबसे धनी सूफी संत हुआ करते थे शेख बहाउद्दीन जकारिया, और ये सुहरावर्ती संप्रदाय से संबंध रखते थे। दोस्तों सुल्तान इल्तुतमिश ने इन्हें शेख उल इस्लाम की उपाधि से नवाजा था। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगले प्रश्न को। 54 नंबर प्रश्न जो कि कह रहा है, इन शासकों में से किसने अपनी सैन्य टुकड़ियों को 200, 250 और 500 की इकाइयों में विभाजित किया था। दोस्तों एक शासक हुआ करता था जो कि अपने शासनकाल में सैनिकों को कई टुकड़े में विभाजित करता था, उसमें 200, 250 और 500 की इकाई में विभाजित करके रखता था। वो कौन था दोस्तों? वो इस्लाम शाह हुआ करता था। देखते हैं हम लोग इसके और भी ऑप्शंस को। इस तरीके से इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अर्थात वो इस्लाम शाह हुआ करता था। दोस्तों इस्लाम शाह जो है वो शेर शाह का पुत्र था और इसने पूरे उत्तर भारत में लगभग 8 वर्षों तक शासन किया और उसके बाद उसकी मृत्यु जो है वो 1553 ईस्वी में हो गई थी। दोस्तों इस्लाम शाह ने ही अपनी सैनिकों को कई टुकड़ियों में विभाजित किया था, जिसमें कि 50, 200, 250 और 500 की इकाई रहती थी, अर्थात इन्हीं अनुपात में वे विभाजित करके रखता था। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 55 नंबर प्रश्न को जो कि कह रहा है, यह कथन किसका है कि अकबर के शासनकाल में इलाहाबाद में 40 स्तंभ युक्त मंजिल के निर्माण में 5000 से 20,000 लोगों ने 40 साल तक काम किया था। दोस्तों ये कथन जो कहा गया है कि अकबर के शासनकाल में इलाहाबाद में 40 स्तंभ युक्त मंजिल के निर्माण में 5000 से 20,000 लोगों ने 40 साल तक काम किया था। पता करना है कि इस कथन को कहने वाले कौन थे। तो दोस्तों ये कथन कहा गया था विलियम फिंच के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों विलियम फिंच के द्वारा ये कथन कहा गया था और इन्हीं के अनुसार इलाहाबाद में स्थित पैलेस ऑफ फोर्टी के निर्माण में 40 वर्ष लगे थे और इसके निर्माण के लिए 5000 से लेकर के 10,000 लोगों ने काम किया था। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न को। 56 नंबर प्रश्न जो कि कह रहा है, कश्मीर का अकबर के नाम से प्रसिद्ध सुल्तान निम्नलिखित में से कौन था। दोस्तों कश्मीर के अकबर के नाम से जाने जाने वाला सुल्तान जो है वो है सुल्तान जैनुल आबिदीन, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, सुल्तान जैनुल आबिदीन। दोस्तों बात करें इसके बारे में तो ये जो है दोस्तों वो मुगल सम्राट अकबर के समान ही धर्म सहिष्णु एवं सामाजिक कार्यों के लिए सुल्तान जैनुल आबिदीन को कश्मीर का अकबर कहा जाता था और उसने संस्कृत के कई ग्रंथों का अनुवाद भी करवाया था तथा श्री भट्ट और मंसूर बिन अहमद जैसे वैदों को संरक्षण प्रदान दिया था। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न को जो कि 57 नंबर प्रश्न के रूप में है और 57 नंबर प्रश्न कह रहा है, फैरेजी आंदोलन की शुरुआत किसने की थी। दोस्तों बात करें फैरेजी आंदोलन के बारे में तो वे हाजी शरीयतुल्लाह के द्वारा की गई थी, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में ही बंगाल में एक आंदोलन प्रारंभ हुआ था
और उसी आंदोलन को फैरोजी आंदोलन कहते हैं। और इस आंदोलन की शुरुआत की बात करें तो 1818 ईस्वी में हाजी शरीयतुल्लाह के द्वारा ही की गई थी। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 58 नंबर प्रश्न, जो कि कह रहा है पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया किसने लिखी। दोस्तों एक पुस्तक है जिसका नाम है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, और ये पुस्तक लिखी गई है दादा भाई नौरोजी के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, दादा भाई नौरोजी। दोस्तों बात करें पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक जो कि दादा भाई नौरोजी के द्वारा लिखा गया था, और इस पुस्तक की प्रकाशन जो है वो सबसे पहले 1901 ईस्वी में की गई थी। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगले प्रश्न को। 59 नंबर प्रश्न जो कि कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक स्थल रुद्ध देश है। दोस्तों 4 यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए हैं, 4 देश दिए हुए हैं, और इन चारों देशों में से बताना है कि कौन सा देश स्थल रुद्ध देश है। तो दोस्तों इन चारों में से हंगरी जो देश है वो स्थल रुद्ध देश है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों हंगरी गणराज्य जो है वो मध्य यूरोप के पैनोनियन बेसिन में स्थित एक स्थल रुद्ध देश है, और इसके उत्तर में स्लोवाकिया, पूर्व में यूक्रेन और रोमानिया है, जबकि दक्षिण में सर्बिया और क्रोएशिया है। और बात करें दक्षिण पश्चिम के बारे में तो वहाँ पर स्लोवेनिया तथा पश्चिम की बात करें तो ऑस्ट्रिया स्थित है, और यहाँ की राजधानी जो है वो बुडापेस्ट है। इस तरीके से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 60वें नंबर प्रश्न को, जो कि कह रहा है निम्न में से कौन सा द्वीप क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है। दोस्तों क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़े द्वीप की बात करें तो निम्नलिखित में से वो है बोर्निया, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों बोर्निया जो है वो विश्व का तीसरा सबसे बड़ा एवं एशिया का सबसे बड़ा द्वीप है। दोस्तों भौगोलिक रूप से देखें तो ये जावा के उत्तर में, उसके बाद में दोस्तों बात करें तो सुलावेसिन से पश्चिम में और सुमात्रा से पूर्व में स्थित है, और यह इंडोनेशिया, मलेशिया एवं बुर्नेई देशों में बंटा हुआ है। इस तरीके से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 61 नंबर प्रश्न जो कि कह रहा है निम्न में से किस क्षेत्र में भूमध्य सागरीय जलवायु प्रचलित नहीं है। दोस्तों भूमध्य सागरीय जलवायु की बात करें तो वो पंपाज में नहीं है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं 62 नंबर प्रश्न जो कि कह रहा है वह देश जो विश्व में रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक है, अर्थात विश्व में रेशम का सबसे बड़े उत्पादक देश के नाम से जाना जाता है चीन को, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा चीन। दोस्तों बात करें चीन के बारे में तो ये विश्व में रेशम का सबसे अधिक उत्पादन करता है, जबकि दूसरे स्थान पर बात करें तो वो भारत है, और कर्नाटक जो है वो भारत का सबसे बड़ा रेशम उत्पादन करने वाला राज्य है। इस तरीके से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न को। 63 नंबर प्रश्न जो कि कह रहा है संयुक्त राष्ट्र अमेरिका को छोड़कर विश्व के निम्न देशों में से कौन सा देश कच्चे तेल का सर्वाधिक उत्पादन करता है। दोस्तों वो देश है सऊदी अरब, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात करें दोस्तों तो वर्ष 2017 ईस्वी में अमेरिका जो है वो कच्चे तेल का सबसे बड़ा उत्पादक था, लेकिन इसके बाद कच्चे तेल के सबसे बड़े उत्पादक देश में क्रमशः सऊदी अरब, रूस, कनाडा, चीन, ईरान, इराक, संयुक्त अरब अमीरात, ब्राज़ील और कुवैत आ गए। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न को। 64 नंबर प्रश्न जो कि कह रहा है दीनबंधु छोटू राम थर्मल पावर स्टेशन कहाँ स्थित है। दोस्तों दीनबंधु छोटू राम थर्मल पावर स्टेशन की बात करें तो वो यमुनानगर हरियाणा में स्थित है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और यह जो है दोस्तों वो कोयला पर ही आधारित है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न को। इस तरीके से 65 नंबर प्रश्न को देखें जो कि कह रहा है किसी भी मानचित्र पर एक जैसे वर्षा वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखाएं कहलाती है। दोस्तों किसी भी मानचित्र पर एक जैसे वर्षा वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखाओं की बात करें तो वे कहलाती है दोस्तों समवर्षा रेखा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 66 नंबर प्रश्न जो कि कह रहा है निम्न में से कौन सा परमाणु ऊर्जा केंद्र पूर्णतया भारत के द्वारा निर्मित किया गया है। दोस्तों उस परमाणु ऊर्जा केंद्र की बात करें तो वो है कलपक्कम, जो कि पूर्ण रूप से भारत के द्वारा ही निर्मित किया गया है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों बात करें कलपक्कम परमाणु ऊर्जा केंद्र के बारे में तो यह तमिलनाडु में है, और यह चेन्नई से 70 किलोमीटर की दक्षिण में समुद्र के किनारे स्थित है। इस तरीके से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न को। 67 नंबर प्रश्न जो कि कह रहा है स्वर्ण क्रांति से संबंधित है। दोस्तों स्वर्ण क्रांति से संबंधित की बात करें तो वो बागवानी है, अर्थात स्वर्ण क्रांति से बागवानी संबंधित है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 68 नंबर प्रश्न जो कि कह रहा है वह कौन सा दर्रा है जो नीलगिरी पर्वत के दक्षिण भाग में दक्षिण भारत में स्थित है। दोस्तों उस दर्रा का नाम है पालघाट, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अर्थात पालघाट जो है वो नीलगिरी पर्वत के दक्षिण भाग में दक्षिण भारत में स्थित है।
दोस्तों पाल घाट को ही केरल का प्रवेश द्वार कहा जाता है और यह दर्रा जो है वो पश्चिम घाट पर्वत श्रेणी का सबसे बड़ा दर्रा है। दोस्तों यह प्रायद्वीपीय भारत का प्रमुख दर्रा है जो कि केरल को तमिलनाडु और कर्नाटक से जोड़ता है। यह दर्रा दक्षिण भारत के मध्य केरल राज्य में स्थित है और यह जो है वो नीलगिरी की पहाड़ी उत्तर में और अन्नामलाई की पहाड़ी दक्षिण के बीच में स्थित है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 69 नंबर प्रश्न जो कि कह रहा है भारत का एकमात्र राज्य कौन सा है जहां केसर का उत्पादन होता है। दोस्तों भारत में केसर का उत्पादन करने वाले राज्य की बात करें तो वो है जम्मू कश्मीर। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न को। 70 नंबर प्रश्न जो कि कह रहा है विश्व प्रसिद्ध विक्टोरिया प्रपात निम्न में से किस नदी पर है। विक्टोरिया प्रपात की बात करें दोस्तों तो वो है जाम्बेजी नदी पर। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये जो विक्टोरिया प्रपात है वो विश्व प्रसिद्ध है और यह जाम्बेजी नदी पर ही है और इस जलप्रपात को विश्व के 7 प्राकृतिक आश्चर्यों में से एक माना जाता है। और इसका जो अफ्रीकी नाम है अर्थात जो विक्टोरिया प्रपात है उसके यदि हम बात करें अफ्रीकी नाम के बारे में तो इसका अफ्रीकी नाम है मोसी उवा तुन्या, जिसे कि धुआं जो गरजे कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न को। 71 नंबर प्रश्न कह रहा है अलास्का निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है। दोस्तों अलास्का की बात करें तो अलास्का जो है वो संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 72 नंबर प्रश्न जो कि कह रहा है भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है। दोस्तों भारत में सबसे ऊंचे जलप्रपात की बात करें तो वो है जोग जलप्रपात। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, जिसे कि गरसोपा जलप्रपात के नाम से भी जाना जाता है। और यह जोग जो है दोस्तों जोग जलप्रपात वो कर्नाटक में शरावती नदी के ऊपर स्थित है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न को। 73 नंबर प्रश्न जो कि कह रहा है ऊर्जा का सबसे बड़ा वैकल्पिक स्रोत क्या है। दोस्तों ऊर्जा का सबसे बड़ा वैकल्पिक स्रोत की बात करें तो वह है सौर ऊर्जा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 74 नंबर प्रश्न जो कि कह रहा है जनसंख्या लाभांश किसे निर्दिष्ट करता है। दोस्तों जनसंख्या लाभांश की बात करें तो वो किसी जनसंख्या की तरुण आयु संरचना को निर्दिष्ट करता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 75 नंबर प्रश्न जो कि कह रहा है केरल में मार्शल आर्ट को किस नाम से जाना जाता है। दोस्तों केरल में मार्शल आर्ट को कलारिया पैटू के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। कलारी पायटू के नाम से जाना जाता है। बात करें दोस्तों कलारी पायटू के बारे में तो ये केरल में उत्पन्न भारत की एक युद्ध कला है जिसका अभ्यास मार्शल आर्ट के रूप में मुख्य रूप से केरल की योद्धा जातियों जैसे कि नायर एवं उसके बाद में जो जाति है दोस्तों वो है अल्हावा के द्वारा किया जाता है। और कलारी पायटू के कुछ युद्धाभ्यास को कथकली नृत्य में भी उपयोग किया जाता है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न को। 76 नंबर प्रश्न जो कि कह रहा है आंतरिक सुरक्षा अकादमी कहाँ अवस्थित है। दोस्तों आंतरिक सुरक्षा अकादमी की बात करें तो वो अवस्थित है माउंट आबू में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन 77 नंबर प्रश्न कह रहा है भारत का राष्ट्रीय गीत किस उपन्यास से लिया गया है। दोस्तों भारत के राष्ट्रीय गीत की बात करें तो वे आनंद मठ से लिया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत का जो राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम जो कि बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के उपन्यास आनंद मठ से ही लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं 78 नंबर प्रश्न जो कि कह रहा है सूरसागर क्या है। दोस्तों सूरसागर की बात करें तो वे सूरदास की एक काव्य रचना है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न को देखें। 79 नंबर प्रश्न जो कि कह रहा है नोबेल पुरस्कार निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में नहीं दिया जाता है। नोबेल पुरस्कार की बात करें दोस्तों तो वो गणित के क्षेत्र में नहीं दिया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों गणित के क्षेत्र में बात करें तो एबेल पुरस्कार को गणित के क्षेत्र में दिया जाता है। इस तरीके से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 80 नंबर प्रश्न जो कि कह रहा है सुब्रतो कप निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। दोस्तों सुब्रतो कप की बात करें तो वो फुटबॉल खेल से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 81 नंबर प्रश्न जो कि कह रहा है ओपेक अर्थात पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन जो होता है ओपेक उसका मुख्यालय कहाँ है। तो इस तरीके से दोस्तों ओपेक के मुख्यालय की बात करें तो वो वियना में है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों ओपेक की स्थापना की बात करें तो 1960 ईस्वी में हुई थी और वर्तमान में ओपेक सदस्य की संख्या जो है वो 14 हो चुकी है। इस तरीके से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 82 नंबर प्रश्न जो कि कह रहा है
राष्ट्रीय बालिका शिशु दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय बालिका शिशु दिवस की बात करें दोस्तों तो वो मनाया जाता है 24 जनवरी को। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 83 नंबर प्रश्न जो कि कह रहा है हॉर्नबिल फेस्टिवल भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? हॉर्नबिल फेस्टिवल जो है दोस्तों वो भारत के नागालैंड राज्य में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और यह महोत्सव जो है दोस्तों वो प्रत्येक वर्ष 1 से लेकर के 10 दिसंबर के बीच में ही मनाया जाता है और इसे त्योहारों का त्यौहार भी कहा जाता है। इस तरीके से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 84 नंबर प्रश्न को जो कि कह रहा है NSDL का पूरा नाम क्या है? दोस्तों NSD का पूरा नाम की बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अर्थात नेशनल सिक्योरिटीज़ डिपॉजिटरी लिमिटेड। NSD का पूरा नाम होता है नेशनल सिक्योरिटीज़ डिपॉजिटरी लिमिटेड। इस तरीके से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न को 85 नंबर प्रश्न जो कि कह रहा है भास्कर की लीलावती किस विषय का मानक मूल पाठ है? दोस्तों भास्कर की लीलावती की बात करें तो ये जो है वो गणित की मूल पाठ है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों लीलावती जो है वो भारतीय गणितज्ञ भास्कर द्वितीय के द्वारा 1150 ईस्वी में संस्कृत में रचित गणित और खगोल शास्त्र की एक प्राचीन ग्रंथ है और लीलावती में अंक गणित का विवेचना किया गया है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न को 86 नंबर प्रश्न जो कि कह रहा है वाक्यांश जस्ट डू इट किस कंपनी से संबंधित है? दोस्तों एक वाक्यांश है जो कि है जस्ट डू इट और यह वाक्यांश जो है वो नाइक कंपनी से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न 87 नंबर जो कि कह रहा है मधुबनी शैली जो कि एक लोक चित्रण शैली है वो निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रसिद्ध है? दोस्तों मधुबनी शैली जो है वो बिहार राज्य में प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात करें दोस्तों मधुबनी शैली के बारे में तो ये बिहार राज्य की प्रमुख लोक चित्रण शैली है जिसकी राष्ट्रीय चिन्ह ही नहीं बल्कि ये अंतर्राष्ट्रीय पहचान भी है। इस तरीके से अगले प्रश्न को देखते हैं 88 नंबर प्रश्न जो कि कह रहा है भारत ने हाल ही में खुद को किस रोग से मुक्त घोषित किया है? दोस्तों बात करें भारत के बारे में तो वो पोलियो से खुद को मुक्त घोषित किया है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों संयुक्त राष्ट्र ने 11 फरवरी 2014 ईस्वी को भारत को पोलियो से मुक्त घोषित कर दिया था। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 89 नंबर प्रश्न जो कि कह रहा है 5वीं ईस्ट इंडिया समिट की बैठक किस देश में आयोजित की गई? दोस्तों 5वीं ईस्ट एशिया समिट की बैठक जो है वो की गई थी वियतनाम में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों इस प्रकार से बात करें तो 4थी ईस्ट एशिया समिट जो कि थाईलैंड में आयोजित हुआ था तथा 5वीं ईस्ट एशिया समिट जो है वो वियतनाम में आयोजित किया गया था। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 90 नंबर प्रश्न को जो कि कह रहा है हाल ही में रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन अर्थात DRDO के द्वारा विकसित मानव रहित टैंक का क्या नाम है? दोस्तों अभी हाल ही में ये तत्कालिक एग्जाम की समय की बात है दोस्तों, उसी समय में ये प्रश्न किया गया था और उसके अनुसार कह रहा है कि रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन अर्थात DRDO के द्वारा विकसित मानव रहित टैंक का नाम क्या है? उसका नाम हुआ करता था दोस्तों मुंत्रा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न को देखें 91 नंबर प्रश्न जो कि कह रहा है गांधी जी के चंपारण पधारने की 100वीं वर्षगांठ 2017 के किस महीने में थी? दोस्तों वो मार्च महीने में थी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 32 नंबर प्रश्न जो कि कह रहा है कौन सी मेट्रो रेल सर्विस विश्व की पहली पूर्णतया हरित मेट्रो सिस्टम के रूप में पहचानी गई है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अर्थात दिल्ली। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं 93 नंबर प्रश्न जो कि कह रहा है निम्न में से किस राज्य सरकार ने बालिकाओं के लिए स्नातक डिग्री तक मुफ्त शिक्षा प्रदान करने का फैसला लिया है? वो है दोस्तों बात करें तो कर्नाटक राज्य। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इस तरीके से 94 नंबर प्रश्न जो कि कह रहा है निम्नलिखित में से किस शहर में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2020 होने जा रहा है? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी अर्थात टोक्यो में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 95 नंबर प्रश्न जो कि कह रहा है आज़ादी के बाद भाषा के आधार पर भारत के राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष में हुआ था? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी अर्थात 1953 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों बात करें आज़ादी की बात की तो आज़ादी की बात जो है वो 1953 ईस्वी में ही भाषा के आधार पर बनने वाला जो पहला राज्य था वो आंध्र प्रदेश था और राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष
फजल अली थे। और इसके अन्य सदस्य की बात करें तो हृदयनाथ कुंजरू एवं सरदार के.एम. पणिक्कर थे। उसके बाद में दोस्तों राज्य पुनर्गठन अधिनियम जो है वो जुलाई 1956 ईस्वी में पास किया गया था। इस तरीके से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न को। 96 नंबर प्रश्न जो कि कह रहा है निम्नलिखित तत्वों में से किसमें न्यूट्रॉन नहीं होता है। दोस्तों न्यूट्रॉन की बात करें तो वो हाइड्रोजन में नहीं होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों हाइड्रोजन का जो परमाणु क्रमांक है वो 1 होता है और हाइड्रोजन के नाभिक में केवल 1 प्रोटॉन होता है तथा 1 इलेक्ट्रॉन इसके परितः अर्थात चारों ओर परिक्रमा करता है। अन्य तत्वों की तरह हाइड्रोजन की नाभिक में न्यूट्रॉन नहीं होता है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न को। तो इस तरीके से 97 नंबर प्रश्न जो है वो कह रहा है एंगस्ट्रॉम इकाई है। दोस्तों एंगस्ट्रॉम जो है वो तरंग दैर्ध्य की इकाई है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और 1 एंगस्ट्रॉम होता है 10 के पावर माइनस 10 मीटर होता है 1 एंगस्ट्रॉम। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न को। 98 नंबर प्रश्न जो कि कह रहा है आवृत्ति को मापा जाता है। दोस्तों आवृत्ति को हर्ज में मापा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 99 नंबर प्रश्न को जो कि कह रहा है भारत के निम्न राज्यों में से किसे चीनी का कटोरा कहा जाता है। दोस्तों भारत का वो राज्य है उत्तर प्रदेश जिसे कि चीनी का कटोरा कहा जाता है और उत्तर प्रदेश चीनी के कटोरा के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न और इस सेट का आखिरी प्रश्न देखें जो कि कह रहा है ट्राइग्लिसराइड क्या है। दोस्तों ट्राइग्लिसराइड जो है वो एक वसा है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों बात करें ट्राइग्लिसराइड के बारे में तो ये शरीर में पाए जाने वाला वसा अर्थात एक फैट का प्रकार है जो कि मानव शरीर भोजन से प्राप्त अप्रयुक्त ऊर्जा को ट्राइग्लिसरॉड में या ट्राइग्लिसराइड में परिवर्तित कर देता है। ट्राइग्लिसराइड जो है वो वसा या वसा कोशिकाओं में संचित होता है। इस तरीके से हम लोगों ने यहाँ पर 8वें सेट को भी पूर्ण रूप से कवर कर लिया है और मिलेंगे फिर अगले वीडियो में एक नए सेट के साथ 9वें सेट के साथ। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का फिर से धन्यवाद।